जी हाँ दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सुपर सीमांचल न्यूज में। दोस्तों, आप अगर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के चाहने वाले हैं तो आपके लिए खुशी की खबर आ रही है। जी हाँ, बिहार के एमएलसी चुनाव से आपके लिए खुशी की खबर आ रही है, इसलिए कि बिहार के एमएलसी चुनाव जो हुए हैं उसका आज मतगणना जारी है और कहीं ना कहीं सुबह से ही मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार आगे चल रहे हैं। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कौन से उम्मीदवार कहां से आगे चल रहे हैं हम आपको विस्तार से बताएंगे। उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि चैनल पर आप अगर नए हैं तो चैनल को आप कर दीजिए सबसे पहले सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाएं। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, आज मतगणना जारी है बिहार एमएलसी चुनाव का। जो बिहार एमएलसी चुनाव हुए थे 4 अप्रैल को वोट डाले गए हैं और आज मतगणना जारी है और सुबह से ही कहीं ना कहीं मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार आगे चल रहे हैं। जी हाँ, चंपारण से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार अकरम साहब सुबह से ही आगे चल रहे हैं। कहीं ना कहीं अंदाजा ये लगाया जा रहा है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को यहां से बड़ी कामयाबी मिलेगी। जी हां, बिहार विधानसभा चुनाव जीतने के बाद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन दमखम के साथ 1 सीटों पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बिहार के एमएलसी चुनाव लड़े और कहीं ना कहीं इस एमएलसी चुनाव में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की धमाकेदार जीत होती नजर आ रही है। जी हां, अगर सेकंड पोजीशन में हम बात करें तो सेकंड पोजीशन में है बीजेपी उम्मीदवार और थर्ड पोजीशन में है आरजेडी के उम्मीदवार। जी हां, आप अगर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के चाहने वाले हैं तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, इसलिए कि सभी को पता चल जाए कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार अकरम साहब बिहार के एमएलसी चुनाव में अभी आगे चल रहे हैं। मतगणना शुरू है और आपको हम आज हर एक अपडेट, हर एक घंटे बाद, हर राउंड के आपको हम अपडेट देते रहेंगे। आप बने रहें हमारे साथ, हर एक अपडेट आपको मिलते रहेगी। आप अगर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के चाहने वाले हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। चलिए दोस्तों, अब तक के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अपनी उन बातों पर नजर डालिए जिस वजह से जो शख्स या जो लीडरशिप आप पे भरोसा कर रही थी लेकिन वो आपकी तरफ मुंह तकती रह गई और वो जो खातिर खा रिजल्ट आने थे वो नहीं आए। तो ये जो आज का जो मकाम है या जो आज का दिन है वो इसी बात के लिए है कि हम अपने सब साथियों का शुक्र अदा करें और साथ साथ अपने काम का एहतसाब करें। उसी के लिए ये रिपोर्ट पेश की गई। रिपोर्ट में जो जुमला, जो चीजें हैं उसके बारे में आपको मैं बस झलक बताकर अपनी बात खत्म करूं। उसकी बात यह है कि ये जो रिपोर्ट है ये सिर्फ जो स्टेट ऑफिस ने काम किया है उसमें भी 80% काम ही हमें याद आ पाया, डॉक्यूमेंट हो पाया, 20% काम वो भी रह गया। अब उसमें हमने क्या काम किए, हमने स्टेट का ऑफिस कायम किया, उसमें हमने मुलाजिमीन रखे, उसमें फिर उसका एक निजाम बनाया। उसके बाद हमने नीचे से लीडरशिप अपॉइंट करना शुरू करी। सबसे पहले हमने वार्ड के सदर बनाए। मौजूदा वक्त में भी 38 वार्ड के सदर और उनका कंप्लीट सिस्टम काम कर रहा है। सदर तो ज्यादा बने थे लेकिन बीच में 2, 3, 4 छोड़ के हमें चले गए किसी और वजह से। इसी तरीके से हमने विधानसभा बनाई, जिला बनाया, दिल्ली को 4 हिस्सों में बांटा, उन 4 हिस्सों के जिम्मेदार हमने मुतय्यन किए। इसके साथ हमने जो पब्लिक मीटिंग्स की वो 52 पब्लिक मीटिंग्स की, कॉन्फ्रेंसेस, प्रेस रिलीज के जरिए उठाते रहे। तो अब तक हमने 94 प्रेस रिलीज इशू की। वो तमाम प्रेस रिलीज, वो तमाम इशूज वो इसमें कैद हैं। वो प्रेस रिलीज ओरिजिनल शेप में इसमें कैद हैं। वो अखबार की कटिंग जहां वो शाये हुई, वो प्रेस रिलीज उर्दू में रिलीज हुई, हिंदी में रिलीज हुई और जिन जिन अखबारात में सोशल मीडिया में आई वो सब इसमें हमने डॉक्यूमेंट कर दी। इसके अलावा जो हमारा जो फेसबुक है या यूट्यूब है उसमें अगर मैं सिर्फ फेसबुक की टोटल रीच की बात करूं तो 1,27,33,466 लोगों ने हमारे पेज को रीच किया। इसी तरीके से ट्विटर है, इसी तरीके से यूट्यूब है और जो भी चीजें हैं उसमें हमने जो दिल्ली की बड़ी शख्सियात हैं उनसे मुलाकात की। मिसाल के तौर पे हम दिल्ली के शाही इमाम बुखारी साहब से मिले,
1.5-2 घंटे हमने अपनी मजलिस का मकसद समझाया। उसके बाद शाही इमाम फतेहपुरी मस्जिद मुफ्ती मुकर्रम साहब से मिले। उसके बाद हम जमात इस्लामी के अमीर साहब से मिले, फिर डॉक्टर सफरुल इस्लाम साहब से मिले, पूर्व चुनाव आयुक्त एसवाई कुरैशी साहब से मिले, या जो IUS के जो चेयरमैन है डॉक्टर मंजूर आलम साहब से मिले। इस तरीके के हम 50 लोगों से मिले जिनको हमने ये पैगाम दिया कि आखिर मजलिस करना क्या चाहती है, हम क्या चाहते हैं। तो एक तरफ अगर आप लोगों ने गली गली जाकर कोने कोने जाकर आम आवाम से मुलाकात की तो आपकी लीडरशिप, जो सीनियर लीडरशिप है आवाम कम्युनिटी की, उनसे मिल रही थी, क्योंकि काम पूरा करना जरूरी है। आप एक हिस्सा छोड़ देंगे तो आप अधूरे रह जाएंगे। उसके बाद मैं आता हूं कि जब मैंने ये सारे हालात देख लिए, स्टडी मैंने पूरी मेरी मुकम्मल हो गई। हर जलसे में आपसे ये बात कहता रहा था कि 2 तबकात हैं जिन्हें सबसे ज्यादा जरूरत है अटेंशन की, जिनको दिल्ली हुकूमतों ने, चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस हो या आम आदमी पार्टी हो, जिसने 2 तबकात को इग्नोर किया, उसमें दलित और मुसलमान है। और वो दलित और मुसलमानों की ज्यादातर आबादी कूड़े के ढेर के नजदीक, नाले के किनारे या अनऑथराइज्ड कॉलोनीज में है। तो मैंने वहां जाकर दलितों की भी तकरीबन 100 से या 100 से ज्यादा संगठनों से बात की, उनको समझाने की कोशिश की, उनके साथ मुज़ाकरात किए, उनको बुलाया, उनको बताया कि हमारा पैगाम क्या है। तो दोस्तों बुजुर्गों, आप ये समझते हो कि हथेली पे सरसों जम जाएगी या रातों रात हालात तब्दील हो जाएंगे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्योंकि जख्म या बीमारी इतनी बड़ी है कि इसका इलाज भी थोड़ा लंबा चलेगा। हम और आप सब लापरवाही के गार में चले गए और लोगों ने हमें इतना बहलाया, फुसलाया, बरगलाया गया है कि अपने असल मकसद को भूल चुके हैं। तो उसका असर आम आवाम में ही नहीं है, हमारे कार्यकर्ताओं में भी है। इसके अलावा जो मैंने फील किया वो ये कि चूंकि हम लोग किसी न किसी तरीके, थोड़े दिन के बाद वही दुश्मन हो, फिर पता चला वो दोस्त हो गए, फिर वो दुश्मन हो गए, फिर पता चला कि उन्होंने कोई नए शुरू पर छोड़ दिया। तो हमारा पूरा साल इसी बात में निकल गया कि हम किसको मनाएं और कौन रूठ जाए। लेकिन लीडरशिप की जिम्मेदारी है कि एक भी शख्स छूटना नहीं चाहिए। हमारी कोशिश आखिर तक यही रही कि हर शख्स को हम सीने से लगा लें, उसको इज्जत दें। लेकिन हालात का तकाजा कभी कभी ये होता है कि एक को मनाओ तो दूसरा रूठ जाता है। अभी भी मुझसे जरूर कुछ लोग रूठे होंगे, तो मैं उनको भी ये पैगाम देना चाहता हूं कि कलीमुल हफीज अपनी जात के लिए इसका सदर नहीं बना है। कलीमुल हफीज का एक मिशन है, एक मकसद है कि ये मजलिस दिल्ली में कायम हो और इस मिल्लत की जो सियासी रुसवाई जो बरसों से चली जा रही है वो दूर हो, इसको इस्तकामत मिले, इसको भी वो सियासी वकार और वो सियासी तुब्बत हासिल हो जो और दूसरे सूबों में जहां मुसलमानों ने मेहनत की वहां हासिल कर ली। आखिर क्या वजह है कि तेलंगाना की आबादी भी 40 लाख मुसलमान और दिल्ली की भी आबादी 40 लाख मुसलमान, तेलंगाना का मुसलमान कितना सुरखरू है, अपने समाजी, अपने सियासी और अपने और इक़्तिसादी मामलात को अच्छे से कर रहा है, लेकिन हम अपना नहीं कर पा रहे। तो अगर उसके बैकग्राउंड में जाएंगे, उसके नीचे जाएंगे,